सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 280। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त और कितने सदस्य होते हैं? 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष के रहे? पहला वित्त आयोग जो है कब गठित किया गया था? 1951। ठीक है, 1951 में। दूसरा का कहे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संस्थानम। नेक्स्ट बताना है कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर थे। कौन थे? विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के कही था YB रेड्डी हो जी। हाँ, 14वें कही था YB रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के NK सिंह, नंद किशोर सिंह है। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि भारत की संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन नियमित करता है? वित्त आयोग हो जाएगा। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो वित्त आयोग। नेक्स्ट बताना है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो NK सिंह है, ठीक है, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? नवंबर 2017 से 2018 तक है, दिसंबर 2018 तक। हाँ, अब हो सकता है कि वित्त आयोग का कार्यकाल आगे बढ़ाया भी गया होगा। नेक्स्ट बात, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट बताना है कि योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। तो नीति आयोग कौन सा निकाय है? कैसा निकाय है बताना है? गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग के संरचना में इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग या नीति आयोग दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1954 में राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 1954 में। तो भारत रत्न का भी स्थापना 1954 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री ही करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा प्राप्त है? ठीक है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है। भारतीय सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है इनका दर्जा। नेक्स्ट बताना है कि नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? मतलब नीति आयोग हो गया और राज्य सरकारों के मध्य जो है कम्युनिकेशन का मतलब कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि निर्वाचन आयोग में कि राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट बताना है कि जो है निर्वाचन जो है कितना से कितना अनुच्छेद तक है? वर्णित जो है संविधान में आर्टिकल में 324 से 329 तक है। तो बताना है कि 324 में क्या वर्णित है? निर्वाचन से ही संबंधित है। इसमें है चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगा। नेक्स्ट है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। पता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु कितना से कितना वर्ष हो गया? 21 से 18 वर्ष कर दिया गया।
ठीक है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है ये अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु जो है 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? देखिए, न्यायालय द्वारा आपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? किस प्रकार का अधिकार है? ठीक है, विधिक या संवैधानिक अधिकार है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त किस वर्ष प्रदान किया गया? 1985 ईस्वी में, जब दल बदल आया था उसी समय। 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। ये इसलिए किया गया था क्योंकि मतलब कि बार बार सत्ता का वो हथू ना हो सके, बहुत सारे लोग जो थे पार्टी अपना चेंज कर लेते थे। नेक्स्ट बताना है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? ये लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधि से है। लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन या निधि से है। नेक्स्ट बताना है कि दल बदल निरोध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 15 फरवरी 1985 को, 15 फरवरी 1985 को। नेक्स्ट आप लोग को बताना है निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ जो है राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना के आधार पर होता है। यह जो अधिसूचना है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी किया जाता है। बताइए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किस अधिनियम द्वारा जो है लाया गया था? सॉरी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है? ठीक है, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। नेक्स्ट बताने के भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? लोक सेवा आयोग कहेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अधिनियम। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा कहेगा तो राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट बताना कि मानव अधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक हो जाएगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नेक्स्ट बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष बताना है रोजमिलियन बैथ्यू, रोजमिलियन बैथ्यू थी। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना में जो है इसका उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकता है। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। राजनीतिज्ञ व अपराधियों के साठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी थी? बोहरा समिति। कौन सी थी? बोहरा समिति थी। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1968 में। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 में। संचित निधि को किस निधि के नाम से जानते हैं? तो समेकित निधि के नाम से भी जानते हैं। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जानते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है उसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत हटाया जा सकता है? तो 317। किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किसे करेगा? राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल को। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। चलिए बताइए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो किसी भी राज्य का है तो राज्य के संचित निधि पर ही होता है, राज्य के संचित निधि पर।
लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने अन्य सदस्य होते हैं? तो 10 अन्य सदस्य होते हैं। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त और कितने सदस्य होते हैं? तो 10 अन्य सदस्य होते हैं। वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम किस आयोग की स्थापना की गई? लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग की वर्ष 1926 में ली आयोग के अनुशंसा पर सर्वप्रथम किस आयोग की स्थापना की गई? लोक सेवा आयोग की। हाँ, यूपीएससी, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। बीजी खेर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट बताना कि 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में कितनी भाषाएं जो है संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 22। उस समय 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। हाँ, जिससे भाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई। नेपाली, मणिपुरी, कोकणी, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था, 4 भाषाओं को, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 350 के क है, 350 के क में है। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया था? 2003 में है, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था, 4 भाषाओं को। राष्ट्रीय आप लोग बताएंगे राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? ठीक है, तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में ही है। नेक्स्ट बताना है कि बताइए कि संघ की राजभाषा जो है किस अनुच्छेद में है? 343 में। संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 में है। राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो 344 के अंतर्गत। बताइए कि पंचायती राज जो है किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। और पंचायत का चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग कराएगा, राज्य चुनाव आयोग कराएगा, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषयों का चर्चा किया गया है? 29 विषय है, 29 विषय है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? पंचायत चुनाव तो 5 वर्ष के अंतराल पर, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद आर्टिकल बताना है? तो 243 के अंतर्गत, ठीक है, 243 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल को है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ था? 24 अप्रैल नहीं है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। नेक्स्ट बताना है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति। तो बताइए कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 को। बताना है कि किस समिति के द्वारा पंचायत को द्विस्तरीय मत प्रतिमान की संस्तुति की गई थी? तो अशोक मेहता समिति के द्वारा।
तो अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में, 1977। नेक्स्ट बताना है कि पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो भारतीय संविधान संशोधन, मतलब कि 73वां संविधान संशोधन है, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि एल.एम. सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था? एल.एम. सिंघवी समिति तो 1986 में, 1986 में है। संस्थानम समिति कहेगा तो 1962 में है। बताइए कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का स्वरूप कैसा होता है? तो ये होता है प्रशासनिक प्राधिकरण, प्रशासनिक प्राधिकरण होता है ब्लॉक स्तर पर। यदि पंचायत भंग होती है, यदि पंचायत भंग हो जाता है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? 6 माह के भीतर, ठीक है। बताइए कि गुजरात में जो है कितने स्तरीय पंचायती संस्थाएं हैं? तो त्रिस्तरीय है। इसमें कौन कौन है? तो ग्राम पंचायत हो जाएगा, तालुका समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, तालुका समिति और जिला परिषद हो जाएगा। जबकि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। बिहार में भी त्रिस्तरीय है। नेक्स्ट बताना है कि भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? केरल में किया गया है। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? तो केरल के द्वारा। नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से है, 1993 से ही है। नेक्स्ट बताना कि 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? 73वां जो है स्वशासन की व्यवस्था ही नहीं, पंचायती राज को। नेक्स्ट बताना है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 243 के 1 के अंतर्गत किया गया है। 243 के 1 के अंतर्गत। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, पंचायत जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट बताना है कि भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? आंध्र प्रदेश राज्य में। संविधान संशोधन का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका से। तो यह किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन। नेक्स्ट बताना है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में, किसी भी सदन में, ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। बताइए कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है किस संविधान संशोधन द्वारा बना था? 69वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट बताना है कि 99वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? 3 बीघा कॉरिडोर से है क्या? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से है। 99वां संविधान कहेगा तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से है। बताना है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है कब जोड़ी गई थी? 1951 में भूमि सुधार, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। संविधान का 86वां संविधान संशोधन विधेयक जो है
यह किससे संबंधित है? शिक्षा से। शिक्षा से है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान का 79वां 79वां संविधान संशोधन जो है यह किससे संबंधित है? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से है। 79वां संविधान संशोधन यानी कि 79वां। नेक्स्ट बताना है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक का। बताइए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहेगा तो 55 में है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 73 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में है। बताना है कि संविधान के भाग 5 और अध्याय 4 में क्या वर्णित है? तो संघ की न्यायपालिका है। संघ की न्यायपालिका कहेगा कि भाग 6 और अध्याय 5 में किसका वर्णन है? तो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय। नेक्स्ट बताना है कि 7वीं अनुसूची जो है 7वीं अनुसूची की किस सूची में 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? बताइए। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। चलिए बताइए आप लोग की प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति कहेगा तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे राष्ट्रपति कहेगा तो जाकिर हुसैन। नेक्स्ट बताना कि 11वें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 12वें कहेगा तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13वें प्रणब मुखर्जी थे और 14वां कहेगा तो रामनाथ कोविंद हो जाएगा। 15वां कहेगा तो द्रौपदी मुर्मू। रुका हुआ है, स्टॉप कर दिए, रोक दिए हैं। नेक्स्ट आप लोग बताना है कि देखिए राष्ट्रपति का जो है इसका एक तो ट्रिक है जिसमें हम सारे राष्ट्रपति को एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं। इसका है कि राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में है। वेंकट नारायण की कलम से प्रतिभा मुखर्जी, रामनाथ कोविंद की और लास्ट में द्रौपदी मुर्मू है जो कि आप लोग जानते हैं। तो फर्स्ट है इसमें राजू की राधा यानी कि राजू से मतलब राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, राधा कृष्णन हो जाएगा, जाकर से जाकिर हुसैन हो जाएगा, इसके बाद बीबी गिरी हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा, फखरुद्दीन रेड्डी हो जाएगा। तो इसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी हैं, फिर ज्ञानी जैल सिंह, इसके बाद आर वेंकट रमनन है, इसके बाद शंकर दयाल शर्मा है, फिर KR नारायणन, APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल हैं, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू हैं। नेक्स्ट बताना है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। और दूसरे मुख्य न्यायाधीश कहेगा तो पतंजलि शास्त्री थे, पतंजलि शास्त्री थे। नेक्स्ट अभी बताने का वर्तमान में 14वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? 14वें अभी वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश? DY चंद्रचूड़ हो जाएगा। 50वें नंबर के हैं, 50वें नंबर के हैं जो DY चंद्रचूड़ है। ठीक है, चलिए 50वें नंबर के हैं। चलिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और दूसरे निर्वाचन आयुक्त कहेगा तो KVK सुंदरम थे। दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहेगा तो KVK सुंदरम। अभी वर्तमान में कौन है निर्वाचन आयुक्त? राजीव कुमार हैं।
प्रथम जो प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। और 17वें प्रधानमंत्री कहेगा तो 17वें नंबर के कहेगा तो मनमोहन सिंह हो जाएगा। और 18वें नंबर का कहेगा तो नरेंद्र मोदी हैं। कार्यकाल के अनुसार ये नहीं है ना, कार्यकाल के अनुसार 15वें नंबर, कार्यकाल के अनुसार हो जाएगा तो 15वें नंबर के हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। इसमें कार्यवाहक इत्यादि मिला करके पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रपति भवन जो है कहाँ का राष्ट्रपति का निवास स्थान है? भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहेगा तो कहाँ के प्रधानमंत्री के निवास स्थान है? तो ब्रिटेन का। मर्डेका पैलेस बताइए कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया जकार्ता में, ठीक है। यह वहाँ के राष्ट्रपति का निवास स्थान है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि एलिसी पैलेस जो है कहाँ के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? तो फ्रांस के है, फ्रांस के राष्ट्रपति का। एलिसी पैलेस पेरिस में है, फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। बताइए कि असम राइफल का गठन कब किया गया था? असम राइफल 1835 में। यह सबसे पुराना जो है, सबसे पुराना जो है अर्धसैनिक बल है। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है या पूर्वोत्तर का सुरक्षा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा केमिस्ट्री में हम लोग आ जाते हैं। चलिए बताइए, कोहरे में नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न की जाती है? ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन जब होगा तो उसमें ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होगी? तो ऊष्मा के रूप में। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट बताना है कि परिवर्तन हम पूछ रहे हैं। पायस किस प्रकार का कोलाइडी होता है? द्रव में द्रव का। पायस कहेगा तो द्रव में द्रव का कोलाइडी तंत्र है। नेक्स्ट बताना है कि बायल का नियम जो है किस स्थिति में लागू होता है? नियत ताप पर, नियत ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। नेक्स्ट आपको बताना है कि आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तो तापमान पर, तापमान पर आधारित होती है आदर्श गैसों की ऊर्जा। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दहन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बताइए कि परम ताप किस नियम का परिमाण है? चार्ल्स के नियम का। परम ताप कहेगा तो चार्ल्स के नियम का। नेक्स्ट गैसीय समीकरण जो है PV बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? 1 मोल के गैस को प्रदर्शित करता है। 1 मोल के गैस को प्रदर्शित करता है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है तो गैसों के मोलों की संख्या पर, गैसों के मोलों की संख्या पर। अगर ताप नियत हो तब गैसों की मोलों की संख्या पर, ताप पर भी नियत करेगा। चलिए नेक्स्ट बताना है कि बादल किस कोलाइडी परिक्षेपण का उदाहरण है? बादल जो हैगा ये हो जाएगा, बादल जो है वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का होना है, इसी मतलब के उदाहरण है इसका। कह सकते हैं आप लोग कि गैस में द्रव का। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? स्कंदन द्वारा। स्कंदन द्वारा। तो फिटकिरी जो है पानी को कैसे शुद्ध करता है? तो स्कंदन द्वारा, स्कंदन विधि द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि उत्कृष्ट गैसों की आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? 18 वर्ग में, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? शून्य वर्ग या इनर्ट गैस कहते हैं या अक्रिय गैस। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? ऑस्मियम। ऑस्मियम या सबसे कहेगा कि भारी तत्व तो ऑस्मियम हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व लिथियम हो जाएगा।
गैस कहेगा तो आपको हाइड्रोजन या हीलियम देता है, ठीक है। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? एक्टिनाइड। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय कहलाता है? एक्टिनाइड समूह। अधिकतम जो है कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? तो एक्टिनाइड समूह में। अधिकतम जो है कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? एक्टिनाइड समूह में। नेक्स्ट बताना है कि परमाणु का आकार जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ता है, ठीक है। जबकि कहेगा कि परमाणु का आकार आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? घटेगा, घटती है। जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनिक बंधुता बढ़ती है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम है, ठीक है। नेक्स्ट है हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। द्रव धातु तत्व पारा। द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन। नेक्स्ट आपको बताना है कि विद्युत का सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व चांदी। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कहेगा तो सीजियम हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन हो गया। आज सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व का दे जाएगा तो सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कहेगा तो हीलियम। और न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व कहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे प्रबल आक्सीकारक पदार्थ कहेगा तो फ्लोरीन। सबसे प्रबल आक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन हो जाएगा। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118। प्रकृति से प्राप्त तत्व कितने हैं? 94 है, 94। कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व कहेगा तो 24 हो जाएगा। अधातु तत्वों की संख्या कितनी है? 20 गो है। अधातु तत्वों की संख्या 20 है। उपधातु तत्वों की संख्या 7 है। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइए कि कॉपर का जो है परमाणु संख्या कितना होता है? कॉपर कहेगा तो 29 हो जाएगा। कोबाल्ट कहेगा तो कोबाल्ट का 27 होता है। कोबाल्ट का 27 होता है। कॉपर का 29 हो गया। निकेल का कहेगा तो 28 हो जाएगा। जिंक कहेगा तो 30 हो जाएगा। जिंक का कहेगा तो 30 हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है? नियोन का 10 होता है। आर्गन कहेगा तो 18 होता है। जेनोन कहेगा तो 54 हो जाएगा। जेनोन का परमाणु संख्या 54 हो जाएगा। रेडान का कहेगा तो 86। रेडान 86। टीन का कहेगा तो 50। आयोडीन कहेगा तो 53। आयोडीन बोलेगा तो 53। चांदी का परमाणु संख्या कहेगा तो 47। चांदी का कहेगा तो 47। सोना का कहेगा परमाणु संख्या तो AU 79, यानी कि उसका 79 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, ठीक है। सोना का पारा का कहेगा तो 80 हो जाता है, परमाणु संख्या 80। पोटेशियम का कहेगा परमाणु संख्या तो 19 हो जाएगा। बताइए पोटेशियम का जो है लैटिन नाम क्या होता है? कैलियम। पोटेशियम का कैलियम। सोडियम का लैटिन नाम कहेगा तो नेट्रम। नेट्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है सोना का लैटिन नाम कहेगा तो ऑरम। चांदी का लैटिन नाम कहेगा तो अर्जेंटीनम। नेक्स्ट आप लोग बताइए कि रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है?
किसके द्वारा, किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो गाइगर मूलर काउंटर, जीएम काउंटर द्वारा। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट बताना है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। किस वैज्ञानिक ने रबर के वल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? चार्ल्स गुडईयर, चार्ल्स गुडईयर। नेक्स्ट बताना है कि नाभिकीय ईंधन में थोरियम का उपयोग होता है कि नहीं? होता है। थोरियम सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? केरल में। मोनाजाइट जो है किसका अयस्क है? थोरियम का। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का। नेक्स्ट है सामान्य गैस समीकरण क्या है? PV बराबर nRT, ठीक है। निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH4 का होल थ्राइस SO4। नेक्स्ट आप लोग बताइए कि रक्त प्रवाह को वेग मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम का। सोडियम अगर धातु कहेगा तो सोडियम का हो जाएगा तत्व, सोडियम। नेक्स्ट है कि पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने के लिए कार्बन के किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? कार्बन 14 का। नेक्स्ट बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन करने के लिए फास्फोरस के किस समस्थानिक का? तो फास्फोरस 32 का। नेक्स्ट है कि तेल के कुओं में अध्ययन एवं पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम का किस समस्थानिक? तो सोडियम 24 का। थायराइड ग्रंथि में सक्रियता की जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आयोडीन 131 होता है। ट्यूमर की जांच में जो है आर्सेनिक के किस समस्थानिक का? आर्सेनिक 24, ठीक है, 74। यह शतपुष्प किसे कहते हैं?